देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग को देखना है। सवाल तो यही है कि पहले फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमको देखना है। तो फ्रांसीसी क्रांति आखिर, ये जो फ्रांसीसी क्रांति हमारा ये है, तो फ्रांसीसी क्रांति ही क्यों? जैसे 9th क्लास का अगर एनसीईआरटी देखिएगा, देखिए देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमको अगर देखना होगा तो पहले तो समझना होगा कि फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना है तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना होगा। तो पहले तो देखना है कि देखिए फ्रांसीसी जो लिखा हुआ है, तो ये फ्रांस एक देश है। फ्रांस क्या है? देश है। और ये देश कहाँ है? तो ये देश यूरोप महादेश में है। ये यूरोप महादेश में एक देश है फ्रांस, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सवाल है कि आखिर इसके बारे में पढ़ना है तो इस क्रांति में ऐसा क्या हुआ था कि जब हम 9th क्लास का एनसीईआरटी देखेंगे उसमें भी आपका फर्स्ट चैप्टर है, और जब 10th क्लास का एनसीईआरटी देखेंगे तो इसमें भी आपको फर्स्ट पेज में ही, पूरे एक पेज में इस क्रांति का जिक्र है, फ्रांसीसी क्रांति का। तो देखिए इस क्रांति के बारे में हमको देखना होगा कि इस क्रांति में कुछ ऐसी भी चीजें हुई जिससे पूरी दुनिया के लोग देखें। कई संविधान में जो समानता उमानता का जो नारा हुआ, ये सब इस क्रांति से निकला। इसलिए इस क्रांति के बारे में जानना है। इंपोर्टेंट इतना ही से समझिए कि इस क्रांति के बारे में जब आपको 9th क्लास का एनसीईआरटी का पहले चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, और 10th क्लास में जब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी को तो वहां भी आपको पहला पेज पर ही आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में एक पेज में पूरा दिया हुआ है। इसके बारे में हमको अगर देखना है तो देखिए इतना तो बात समझ गए कि हमको किसके बारे में देखना है। और एक शब्द और आ रहा है, ये क्रांति। ये जो क्रांति शब्द आ रहा है, तो क्या हम इस क्रांति के जगह पर विद्रोह नहीं लिख सकते थे? और विद्रोह नहीं तो क्या फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम नहीं लिख सकते थे? एकदम ध्यान दीजिएगा, अगर हम फ्रांसीसी क्रांति लिख रहे हैं तो इस क्रांति को क्या, क्रांति की जगह पर हम विद्रोह यहां नहीं लिख सकते थे, फ्रांसीसी विद्रोह। अगर विद्रोह हम कह रहे हैं तो क्या फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम नहीं हो सकता था? तो क्या फ्रांस किसी का गुलाम था? जैसे कोई देश का गुलाम नहीं था फ्रांस। तो अब हमको ये तीन शब्द समझना है कि क्या क्या है। तो देखिए, एक हो गया विद्रोह जो अभी हम लिखे हैं, एक हो गया स्वतंत्रता संग्राम। हमेशा आप लोग के एग्जाम में या कई बार आएगा देखने के लिए कि इसमें क्या क्या, तीनों में डिफरेंट क्या है। ये समझिए कि विद्रोह शब्द हम कहाँ कहेंगे, क्रांति शब्द कहाँ कहते हैं, और स्वतंत्रता संग्राम हम कहाँ कहते हैं। अब विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति। अब देखिए ये जब तीन चीज को देखेंगे तब बिना कोई प्लान का, ध्यान दीजिएगा एकदम बेसिक चीज, अगर बिना कोई प्लान का, जैसे ये प्लान है और बिना कोई प्लान, बिना कोई प्लान का अगर हिंसा उपद्रव हो गया तो वो हो जाएगा विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, विद्रोह कौन हो गया कि प्लान कोई नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह भारत में, और हम लोग पढ़ते हैं मुंडा विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह। कोई विद्रोह प्लान बेस में नहीं हुआ है, प्लान बेस में नहीं।
तो बिना प्लान का अगर कोई हिंसा उपद्रव हो गया तो उसको हम विद्रोह कहते हैं। मतलब कि यहाँ विद्रोह नहीं लिखा हुआ है, अर्थात ये बिना प्लान का क्रांति नहीं था। अब स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ पर प्लान हो और धीरे धीरे चलता रहे और कुछ बदलाव हो, बहुत बड़ा नहीं लेकिन कुछ बदलाव हो इसके बाद, तो ये स्वतंत्रता संग्राम हो गया। ध्यान दीजिएगा, बिना कोई माने प्लान हो और धीरे धीरे अपना चलते रहे और कुछ बदलाव हो जाए तो ये स्वतंत्रता संग्राम। इसीलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि फ्रांस किसी देश के अधीन नहीं है, फ्रांस पे किसी देश का अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्रता लोगों से माने दूसरे देश से स्वतंत्रता वो अपना मांग रहा है। अब क्रांति, यही शब्द को पढ़ना है हमको। तो यहाँ प्लान हो लेकिन तीव्र परिवर्तन हो। प्लान हो, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक चीज। फ्रांसीसी क्रांति जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा एक बार जरूर देखे, पूरे डाउट उसका क्लियर हो जाएगा। समझ गए? जबकि 2 क्लास में हम इसको खत्म करेंगे फ्रांसीसी क्रांति को, और आप लोग को कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा, या इसका उपयोग आप लोग निबंध हो या मेंस के चैप्टर में हो सके, दरोगा वरोगा में भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्रांति से आ जाती है। टीचर के लिए तो समझिए कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अब देखिए है क्या कि जब क्रांति तो विद्रोह, हम क्या बताएं कि यहाँ पर विद्रोह में कोई प्लान नहीं है और अचानक माने कहीं भी हिंसा उपद्रव हो जाए, बिना कोई प्लान का हिंसा उपद्रव हो गया तो वो विद्रोह कहलाएगा। ठीक, अगर प्लान हो और धीरे धीरे चलता रहे और बहुत बड़ा नहीं लेकिन कुछ बदलाव हो जाए तो वो स्वतंत्रता संग्राम। और स्वतंत्रता संग्राम इसलिए नहीं कि फ्रांस किसी देश का अधीन नहीं है, फ्रांस पे किसी और देश का अधीनता नहीं है, इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम तो शब्द यहाँ आने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। अब क्रांति, तो ये प्लान हो और तीव्र परिवर्तन हो, प्लान हो लेकिन ये तीव्र परिवर्तन हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से कुछ थोड़ा सा हम आप लोग को समझाते हैं। अब देखिए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्लान में हुआ है और तीव्र परिवर्तन हुआ है। ठीक, अब देखिए अब जब आखिर हम लोग समझ गए कि इस पर किसी देश का अधिकार नहीं है और क्रांति, तो देखिए अगर क्रांति कहीं भी होगा, जब जनता में असंतोष हो जाएगा राजा के फैसलों से, राजा के आतंक से, तो जब किताब में देखिएगा तो इस क्रांति को, फ्रांसीसी क्रांति का स्टार्ट है लुई 16वां से। लुई 16वां से क्रांति का यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन हम आप लोग को ले चलेंगे लुई 14वां के पास। देखिएगा कुछ छूटेगा नहीं। ऐसे तो 16 से 1789 से इस क्रांति की शुरुआत माना गया है लुई 16वां से, लेकिन हम थोड़ा सा पहले आपको खींच रहे हैं ताकि आप लोग को छोटा से छोटा चीज भी समझ में आ सके। ध्यान रखिएगा। देखिए वहां का समाज कई चीजों से विभाजित था। वहां जैसे आज के जाति लोग हैं, तो देखिए वहां पर हुआ क्या कि समझिए कि पहले अधिकतर देश में राजतंत्र हुआ करता था। ये राजतंत्र, ये यूरोप ही नहीं, मतलब अधिकतर के देश हो गया तो वहां राजतंत्र ही चलता था। तो समझना है, पहले 2-3 शब्द समझना है आपको कि राजतंत्र क्या है। राजतंत्र क्या है? तो राजा का बेटा राजा होगा। ये राजतंत्र, यहां तो आप लोग समझ रहे हैं। अब यही राजतंत्र में एक शब्द आपको जुड़ जाएगी, निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र, और यही निरंकुशता किसके अंदर थी? तो लुई 14वां। ध्यान दीजिएगा, निरंकुश राजतंत्र। अब राजतंत्र यहां भी राजा का ही बेटा राजा होगा, यहां भी राजा का ही बेटा राजा होगा, लेकिन
निरंकुशता इस तरीके से बढ़ जाएगी कि एक कहता था, कौन, तो लुई 14वां, ये लुई 14वां क्या कहता था कि मैं ही राजी हूं, मेरी हर बात कानून है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता था लुई 14वां कि मैं ही राजी हूं और मेरी हर बात कानून है, मैं ही राजी हूं और मेरी हर बात कानून है। तो देखिए हुआ, इससे एक एग्जाम्पल से समझिए कि वहां ये बैठा हुआ था, कौन, लुई 14वां, और दो आज भाई उधर से आए, दो लोग आए, उसका जो मंत्री सहायक लोग हैं पकड़ के लाए सैनिक कि सर देखिए ये दोनों चोरी किया हुआ है। तब बोला कि तो छोड़ दीजिए, चोरी किया हुआ है तो अगली बार से चोरी नहीं करेगा। फिर कुछ देर के बाद दो भाई उधर से लेके आया सैनिक कि जी अपने में ये लोग थोड़ा सा लड़ाई कर लिया था, तो तुरंत कहा कि जी फांसी पर चढ़ा दीजिए। अब उस संस्था में बैठे अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर कह दिया कि जी सर ये तो अपने में लड़ाई लोग किया था या आप फांसी की सजा कह रहे हैं देने के लिए, कहे पहले दोनों को छोड़िए, इनको भी साथ में लटका दीजिए। निरंकुशता इसी को कहते हैं, इसी को यहाँ निरंकुश राजतंत्र हम कह रहे हैं। तो ये क्या कहवे करता था कि मैं ही राजी हूं, अर्थात मैं ही राजी हूं, यानी मैं जो बोल दिया मैं ही राजी हूं, मैं ही संविधान हूं, ये सब कुछ मैं ही हूं। इसीलिए ये मतलब ये कहता था कि मैं ही राजी हूं और मेरी हर बात कानून है, मैं ही राजी हूं और मेरी हर बात कानून है। यहां तक समझिएगा पहले आप लोग, यहां तक समझिए। जब निरंकुश राजतंत्र अगर आप लोग समझ गए, अब निरंकुश राजतंत्र, अब समझिए कि इसके बाद आएगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र, और संवैधानिक राजतंत्र तो यहां भी राजा का बेटा ही राजा होगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको भविष्य में कभी कंफ्यूजन न हो। यहां भी राजा का बेटा राजा होगा, राजा का बेटा ही राजा होगा, लेकिन यहां पर कुछ संस्थाएं होंगी जो राजा के कुछ कामों पे अंकुश लगाएगी। ध्यान दीजिएगा, राजतंत्र राजा का ही बेटा राजा होगा, निरंकुश राजतंत्र वहां भी राजा का बेटा ही राजा है, संवैधानिक राजतंत्र यहां भी राजा का बेटा ही राजा होगा, यानी रानी के कोख से जो होगा वही राजा होगा, रानी के जो कोख से होगा वही राजा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, तो कोई कुछ संस्थाएं होंगी, जैसे हम लोग का लोकसभा राज्यसभा ये सब चलते रहता है ना, वैसे ही कुछ संस्थाएं होंगी जो राजा के कुछ गलत कामों पर या राजा से जो सहमत नहीं होंगे वो अंकुश लगाएंगे कि नहीं हुजूर ये नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये हो गया संवैधानिक राजतंत्र। और संवैधानिक के बाद एक शब्द और आता है गणतंत्र। तो अब इसमें राजा का बेटा राजा नहीं होगा, इसमें राजा का बेटा नहीं राजा होगा, इसमें राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे। समझिएगा, एकदम बेसिक चीज, अभी क्रांति की शुरुआत भी नहीं की है, अभी सिर्फ ये चीज बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से समझना, इसलिए कि पहले के सभी लगभग देशों में राजतंत्र ही हुआ करता था, और राजतंत्र में राजतंत्र को भी हम डिफाइन कर रहे हैं कि निरंकुशता किस तरीके से था, राजतंत्र क्या था, संवैधानिक राजतंत्र क्या था और गणतंत्र क्या था। इतना बात आप लोग समझ गए, समझ गए ना। अब यहां के बाद अब देखना है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब समझ गए होंगे कि हम लोग राजतंत्र की बात करेंगे,
इस क्रांति के। तो देखिए एकदम छोटा छोटा चीज पहले समझ लीजिए। देखिए एक एक राजा था लुई 14वां। लुई 14वां, और एक कहता था, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सभी का वंश क्या है, वंश, वहां पर वंश चलता था बुर्बो वंश। अगर इस समय आपसे पूछ दे कि रूस में कौन सा वंश था, तो रोमनोव वंश। जब रूस की क्रांति हम पढ़ाएंगे तो इस वंश की फिर चर्चा करेंगे, रोमनोव वंश का। अभी बुर्बो वंश का वहां जितना भी राजा देखेंगे आगा। तो अब देखिए लुई अगर हम कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लुई इनका नाम है, ये लुई है, ये वहां के राजा लोगों को लास्ट में कह दिया जाता था, कुछ भी नाम हो, समझ गए। तो उनको जो लोग राजा बन जाता था उन लोग को लुई 14, फिर कह देता था आदमी की लुई 15, फिर लुई 16, लुई 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 कह देता था लोग, ताकि क्रम बना रहे। अब तो इसलिए ये नहीं समझिएगा इनका नाम कुछ और होगा, लेकिन अब लुई लोग राजा हो गया तो लुई लुई लुई, और उसके बाद में 14, 15, 16 ओकर बेटा तो 16, फिर ओकरे आगे तो 17, 15, 14 ऐसे मैंने चलते रहता था लुई। और ये किस वंश का थे ये लोग, तो ये लोग बुर्बो वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे, तो बुर्बो वंश से संबंधित थे। अब ध्यान रखिए थोड़ा सा, जब ये आया तो जब कहिए दिया, ये नरे अपना दे रहा था स्टेटमेंट कि मैं ही राजे हूं, मेरी हर बात कानून है। अब आप समझिए कि जब स्टेटमेंट ही ये दे रहा है तो कितना नागरिकों का भला होगा। हो सके जब किसी को कह रहा हो कि छोड़ दीजिए तो मूड उस समय सही हो, गलत हल्का गलती पर भी फांसी की सजा दे रहा है, अर्थात इसका मूड उस समय खराब है, अब गुस्सा निकाल दे रहा है एक घटना पर। तो इसीलिए ये आप तो वहां पर देखिए हुआ क्या, एक क्रांति की शुरुआत आखिर कैसे होती है, तो इसको भी छोटा सा हमसे समझिए पहले, उसके बाद हम डिटेल में इसको करते हैं। देखिए हुआ कि वहां पर कुछ, पहले देखिए अगर कहीं भी कुछ होगा तो दो ये चीज होगा, क्रांति या समाज में एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है और एक सामाजिक कारण हो सकता है। एक धार्मिक कारण हो सकता है। देखिए इतिहास का एक कीवर्ड है, इतिहास का क्या है, की है क्या कि अगर या तो देखिए राजनीति की बात करिए या धार्मिक की बात करिए, या तो कुछ राजनीतिक कारण हुआ रहेगा इस क्रांति का, या सामाजिक कारण भी हुआ होगा इस क्रांति का, धार्मिक कारण। तो देखिए धार्मिक में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, तो धार्मिक कारण को हम लोग नहीं देखिए। ऐसा हो सकता है कि आज जो लोग गरीब हैं वो लोग शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो नौकरी लग जाने के बाद जब अमीर हो जाएंगे तो शंकर भगवान की ही पूजा करेंगे, यानी इसके कल्चर में उनके पास चेंजिंग नहीं है, धार्मिक चेंजिंग ज्यादा नहीं है। ये हो सकता है कि पूजा घर तनी बड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है कि वहां जो शंकर भगवान है उस सोना का आ जाए, लेकिन ये पूजा शंकर भगवान का ही होगा, यहां तक तो समझ रहे हैं। और सामाजिक में ऐसा हो सकता है कि उनके पास गाड़ी मोटरसाइकिल भी नहीं है, लेकिन नौकरी लगा तो उनके पास कार आ गई, अर्थात इसमें परिवर्तन है। राजनीतिक, यही तो राजा के खिलाफ असंतोष है, तो धार्मिक में उतना चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए कि धार्मिक। लेकिन ये दो चीज अगर आप समझ रहे हैं, ये क्रांति के बाद महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आप समझिए कि यहीं से तो जो सामाजिक कारण था, तो देखिए वहां पर कई जातियां विभाजित थी, जैसे आज हम लोग का जाति है भारत में भी, वैसे वहां पर भी
देखिए क्रांति की शुरुआत कैसे हो रही है वो हम बता रहे हैं, नहीं तो उसको खत्म रेगाने में समय लगेगा। पीडीएफ फोटो लगाइए या 10 मिनट में रेगाइए फ्रांसीसी क्रांति खत्म। लेकिन बेसिक चीज हम चाह रहे हैं कि आप लोग को यहाँ से पता चल जाए। अब देखिए है क्या कि कुछ वहां का सामाजिक स्थिति जो था, सामाजिक, तो इस सामाजिक में भी यहाँ दो वर्ग विभाजित थे। एक वर्ग थे सर्वसाधारण, एक थे सर्वसाधारण और एक थे विशेषाधिकार वर्ग। अब समझिए कि विशेषाधिकार वर्ग में वहां पर आते थे कौन, तो वहां पर आते थे पादरी और वहीं पर आते थे कुलीन। पादरी जी कौन है, तो जिनका संबंध चर्च से रहता था उनको हम लोग पादरी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुलीन, तो ये लोग, यही लोग सामंत हैं, जिनके पास बड़े बड़े लोग हैं, किसान लोग, सामंत लोग, यहाँ पर विशेषाधिकार वर्ग में थे। इसके अलावा जितना जाति आपके दिमाग में आ रही है वो सब लोग एम्मा था जी। हाँ, तो मास्टर, किसान, वकील, मजदूर, ये सब यहां आते थे, ठीक ना। इसी को एस्टेट में भी कहते थे जी, ये एस्टेट है और ये भी एस्टेट है। समझ गए। तो एस्टेट में वहां की जातियां विभाजित थी और कहा जाता है कि सर्वसाधारण में भी 3 स्टेट था। यहाँ पर वकील मास्टर लोग था, फिर यहाँ पर किसान लोग थे जो बड़े कुछ, जिनके पास किसान होता, जिनके पास कुछ खेते हुए, और तीसरा स्टेट में थे आपको कौन कौन, तो मजदूर थे और भूमिहीन किसान। इतना ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या कि ये स्टेट वाइज जब विभाजित थे तो इन लोग का जनसंख्या वहां, इनका जनसंख्या लगभग 90% है। ध्यान रखिएगा कैसे शुरुआत होगी यहीं से समझ लीजिएगा। और इनकी जनसंख्या जो है दोनों का मिला के, ये जनसंख्या है 10%। जनसंख्या कितना है 10%, इनका जनसंख्या है 90%। लेकिन संपत्ति इनके पास है 10% और संपत्ति इनके पास है 90%। ध्यान दीजिएगा इनके पास संपत्ति 90% और इनके पास संपत्ति 10%, लेकिन जनसंख्या ठीक उल्टा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंट है, जनसंख्या इनका है। अब हुआ क्या कि वहां पर जो टैक्स लगता था, टैक्स जो राजा लगाता था, तो वो टैक्स यही लोग को देना, इन लोग को टैक्स नहीं देना रहता था। टैक्स जितना भी बोझ अथी होगा तो सारा टैक्स का वहन ये लगते थे, यानी तृतीय स्टेट के लोग करते थे। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय में कुलीन, सामंत, तृतीय स्टेट में आपको ये सब जातियां, ये सब। तो जो टैक्स है, तो टैक्स कौन देता था, तो टैक्स देते थे सर्वसाधारण वर्ग। इन लोग को टैक्स नहीं देना था। लेकिन अगर आगे अभी हम पढ़ेंगे तो कुछ टैक्स जो टाइट नामक ये सब टैक्स था, ये पादरी भी लगा देते थे। किस पर, सर्वसाधारण वर्ग पर। अब समझ रहे हैं कितना तकलीफ हो रहा है। आज की सरकार क्या करती है, तो ये अमीर से टैक्स लेके गरीब को देती है। उस समय क्या था, तो यहां से टैक्स लेके इधर दिया जाता था जी, गरीब है तो लाओ और निकालो तनी पैसा। आज क्या है, आज तो वही है, अमीर से पैसा लेके जी इनकम टैक्स। तो ये सब जो आप लोग सिस्टम देखते हैं कि जिसका आय ज्यादा है उसका इनकम टैक्स लगता है, गरीब का इनकम टैक्स लगता है। तो नहीं, तो क्यों, तो सरकार उनसे लेके गरीब को दे रही है। कहा जी ठंडा है, एकदम मर जाइएगा।
तो नहीं नहीं मरिए कैसे, एकदम लीजिए इंदिरा आवास लीजिए, ये तो सरकार की जितना योजनाएं गरीबों के लिए है तो यहाँ से लेके इनको छोड़ रही है। उस समय था कि यही लोग, फ्रांस का जितना भी कर्ज या वाहन या टैक्स था यही लोग देता था और ये लोग अपना नहीं देता था। तो एक ना एक दिन तो ये वर्ग उठेगा ही, समझ गए। इतना देखने के बाद जब इस तरीके से वहां चलने लगा सिस्टम, तो देखिए जो ये विशेषाधिकार वर्ग हम लोग समझ गए और सर्वसाधारण हम लोग समझ गए। सारा टैक्स ये सर्वसाधारण के को देना पड़ता था और उल्टा ई पादरी जो है, पादरी ये टैक्स मैनी टाइल्ड नामक टैक्स लगा भी देते थे, टैक्स सर्वसाधारण वर्ग पर। आप समझिए कि ये लोग एक तो और गरीब, एक तो और गरीब है लोग, लेकिन और ये लोग गरीब बनते जा रहा है, तो एक ना एक दिन तब बवाल तो उठना ही है, समझ गए। अब देखिए सब कुछ चल रहा है। अब यहां से आइए थोड़ा सा एकदम पहले समझते जाइए। देखिए लुई 14वां जो था, देखिए लुई 14वां लगभग ये 72 वर्ष तक शासन किया, लगभग 72 वर्ष शासन किया। और इसके बाद धीरे धीरे चल रहा था, एक लुई 15वां भी आया इनके बाद। ये लुई 15वां जब आया, ठीक, तो इसके समय एक और हुआ क्या। अब देखिए ये तो सब चलिए रहा है, लेकिन यहां पर ये अमेरिका है, ये अमेरिका है। और अमेरिका पर जैसे इंग्लैंड हो गया और ये फ्रांस हो गया। आप लोग को द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध में हम बताए हैं, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, एकदम गोतिया तो याद है, फ्रांस और इंग्लैंड। तो हुआ क्या कि पूरे अमेरिका पर तो नहीं, लेकिन ये अमेरिका के जो यहाँ कुछ हिस्सा है लगभग 13 उपनिवेश पर इंग्लैंड का अधिकार था। ध्यान रखिएगा, एकदम एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं, इतना कोई समझाने या बताने वाला बहुत कम ही लोग मिलेंगे। यहां 13, पूरे अमेरिका पर इंग्लैंड का अधिकार नहीं है। कितना, तो लगभग 13 उपनिवेश पर इंग्लैंड का अधिकार है। और ये ऊपर जो कनाडा का क्षेत्र है यहां, तो यहां पर कुछ फ्रांस का अधिकार है। अब दोनों, अब इधर तो पूरा रेड इंडियन लोग रह रहा है, रेड इंडियन। अब हुआ क्या कि इंग्लैंड चाहता था कि हमारा प्रभाव बढ़े, वो कहता था कि हमारा प्रभाव बढ़े, और ये फ्रांस सोचता था कि नहीं हमारा प्रभाव बढ़े। फ्रांस क्या सोचता था कि हमारा प्रभाव बढ़े, और इंग्लैंड सोचता था कि हमारा प्रभाव बढ़े। इसी में ये दोनों लड़ गया। कौन लड़ गया, इंग्लैंड और फ्रांस। और लड़ गया तो लगभग 7 वर्ष तक लड़ा, 7 वर्ष तक लड़ा। राजा कौन, तो लुई 15वां। और लड़ा, और सिर्फ लड़ा ही नहीं, इसको 7 वर्ष चलने से इसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। और 7 वर्ष तक लड़ा, लेकिन इस युद्ध में इंग्लैंड जीत गया। इंग्लैंड जीत गया। जब इंग्लैंड जीत गया तो समझिए कि एक तो ऐसे ही टैक्स चल रहा है कि भाई ज्यादा सर्वसाधारण पर, और इस समय करीब फ्रांस पे 2 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। 2 अरब लिब्रे कर्ज। ये जो लिब्रे है ये मुद्रा है फ्रांस का, मुद्रा फ्रांस का। अब 2 अरब लिब्रे जब कर्ज हो गया और ये युद्ध भी हार गया, तो अब हुआ कि और स्थिति जब कर्ज बढ़ेगा
तो ये तो स्थिति और होगा। तो 15 के बाद आएंगे कौन? तो लुईस 16वां। लेकिन लुईस 16वां 15 के बेटे नहीं है, 15 के पोता हैं। आएंगे कौन? तो लुई 16वां। और यही जो लुई 16वां है, इनका जन्म जो है, जन्म है इनका वर्साय में। याद है आप लोग को वर्साय की संधि? तो ये जन्म इनका वर्साय में है। और इनकी एक पत्नी आती है, मेरी अंतुआनेत। मेरी अंतुआनेत, इनको कई इतिहास खर्चीला माने मिश्रेच खर्चीला भी इनको कह दिए हैं। तो मेरी अंतुआनेत, जन्म इनका वर्साय में। ध्यान रखिएगा कौन? तो लुई 16वां। अब जब है तो ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कौन? मेरी अंतुआनेत। किसकी पत्नी थी? तो लुई 16वां की। तो राजा की पत्नी है, तो रानी खर्चीला होबे न करेंगी। आ कर्ज कितना चल रहा है? तो 2 अरब लिब्रे। अब ई बोला कौन? तो लुई 16वां कि देखिए ये युद्ध जो है, ई अमेरिका यूएस से, तो ई इंग्लैंड जब इसका 13 उपनिवेश यहाँ जब हार गया, कौन? तो फ्रांस, सप्तवर्षीय युद्ध में। तो ई जैसे ही राजा बनता है, कहता है कि पहले कुछ हो चाहे न हो, बाबा हमारे हारे हुए थे, बाबा हमारे हारे हुए थे, और एकदम पहले लड़ जाना है एकदम यहाँ। तो ऐसे इस बार डायरेक्ट नहीं लड़ा। यहाँ जो अमेरिका के लोग थे, इनको चार्ज किया कि यार तुम लोग बोलो ना कि स्वतंत्र होना है। देखिए ये अपना देश नहीं देख रहा है, कहाँ पहुंचल है। तो ये कह रहा है कि तुम लोग कहो ना। तो नहीं, सेना उना भेज दीजिएगा, तब सब इतना मजबूत है। बोला कह रहे तुम बोलो ना, हम हैं। तो अब हुआ क्या इस युद्ध में? तो इस युद्ध में फ्रांस का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो फ्रांस से एक जाते हैं कौन? तो लफायते। लफायते के नेतृत्व में सेना भेजा। और इंग्लैंड से कौन थे? कार्नवालिस। सप्तवर्षीय युद्ध जब हारे थे लुई 15वां, तो लुई 16वां जैसे ही आया, बोला कि पहले तो बाबा वहां हारे हुए थे, और वहां सबको अमेरिका के लोगों को कहा कि आप लोग स्वतंत्रता कहिए ना कि हम लोग स्वतंत्र। स्वतंत्र होना कौन नहीं चाहता है जी? सेना तो भेजिए ना, हम भेज न रहे हैं। और ये पूरे मजबूती से, पूरे तैयारी से लफायते के नेतृत्व में ये सेना भेजा। और इंग्लैंड के तरफ से कार्नवालिस सेना लेकर उतरे। लेकिन इस युद्ध में ठीक उल्टा हुआ। उस समय के दौरान, उस समय इंग्लैंड जीता था, और इस समय फ्रांस जीता। जीता तब तो ठीक है, लेकिन ये जो 2 अरब देख रहे हैं आप लोग, तो ये 2 अरब का कर्जवा पहुंच गया 10 अरब। ध्यान दीजिएगा, 2 अरब का कर्जा कहां पहुंच गया? तो 10 अरब लिब्रे। अब 10 अरब जब लिब्रे पहुंच गया, तो ये पैसवा टैक्सवा कौन देगा? अभी बताए थे कौन? तो सर्वसाधारण। कौन देगा? तो सर्वसाधारण वर्ग ये टैक्स देगा। तो आप समझ रहे हैं। तो ये बोला कि देखिए मीटिंग बुलाइए। अभी आपको राउंड फिगर हम समझा रहे हैं, पहले देखिए समझ गए। वर्साय में इसका लुई 16वां का जन्म है, और इसका जब जन्म हुआ तो इसके पत्नी वर्साय में, और इसकी पत्नी थी मेरी अंतुआनेत, जो आपको कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। पहले के लोग कहता था कि अगर खर्चा नहीं कर रही हैं तो राजकुमारी नहीं है। राजकुमारी लोग खर्चा, कर्ज तो एक तो बढ़ते जा रहा है फ्रांस पर। देखे कि इसी युद्ध में बाबा के समय ही कर्जा था 2 अरब लिब्रे। बाबा के समय 2 अरब लिब्रे।
और इसके समय तो बाबा लड़े थे सप्तवर्षीय युद्ध, किससे किससे, तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों लड़ा किसके लिए, अमेरिका में, जबकि पूरे अमेरिका पर इंग्लैंड का अधिकार नहीं था। लगभग 13 उपनिवेश पर इंग्लैंड का अधिकार था और कनाडा का कुछ सेक्टर होते हुए अधिकार था फ्रांस का। लेकिन चाहता था फ्रांस की कुछ हमारा भी प्रभाव बढ़े और इंग्लैंड चाहता था कि हमारा प्रभाव बढ़े। तो ये दोनों का प्रभाव जब बढ़े तो इसी में दोनों लड़ गया, और इधर रेड इंडियन लोग रहता था, इधर रेड इंडियन लोग, ठीक। अब लड़ गया तो लगभग 7 वर्ष तक ये युद्ध चली, और 7 वर्ष तक युद्ध चलने के साथ साथ ही आपको क्या हुआ, तो इंग्लैंड का इसमें जीत हुआ, और इंग्लैंड को जीतते ही फ्रांस, अरे युद्ध लड़ने में तो पैसा खत्म होगा ही, तो इस युद्ध को लड़ने में आपको फ्रांस लगभग 2 अरब लिब्रे के कर्ज में चला गया। जब 2 अरब लिब्रे के कर्ज में चला गया, उसके बाद लुईस 16वां आता है। लुईस 16वां जो है लुईस 15वां का बेटा नहीं है, लुईस 15वां का बेटा नहीं, ये पोता है। और ये लुई जैसे ही बैठता है वैसे ही ये बोला कि नहीं, दादा हमारे युद्ध हारे हुए हैं, पहले दादा हारे हुए हैं, पहले एक बार तो अमेरिका के लोगों को चार्ज किया, डायरेक्ट नहीं लड़ने गया, अमेरिका के लोगों को चार्ज किया कि क्या स्वतंत्र नहीं होना है, तो स्वतंत्र तो जी सेना होना लेके, अरे आप कहिए ना हम है ना। तो ये सेना किसके नेतृत्व में भेजता है फ्रांस, तो लफायते के नेतृत्व में। तो फिर इंग्लैंड से सेना किसके नेतृत्व में आती है, तो कार्नवालिस के नेतृत्व में आती है। तो लफायते के नेतृत्व की सेना कार्नवालिस की सेना, कार्नवालिस किधर से, तो इंग्लैंड के तरफ से, लफायते किधर से, तो फ्रांस के तरफ से लड़ गया लोग। लेकिन इसमें ठीक उल्टा परिणाम हुआ, सप्तवर्षीय के दौरान इंग्लैंड जीता, लेकिन इस युद्ध में आपको फ्रांस की विजय हुई। लेकिन विजय तो हुई, लेकिन जो 2 अरब का कर्ज था, जो 2 अरब लिब्रे का कर्ज, लिब्रे वहां की मुद्रा है उस समय की, तो लिब्रे के कर्ज में था, वो कर्जवा आ गया 10 अरब लिब्रे। ध्यान रखिएगा 10 अरब लिब्रे। अब देखिए जब ये 10 अरब लिब्रे आ गया तो ये बोला कि जी मीटिंग वूटिंग बुलाइए, मीटिंग वूटिंग बुलाइए। तो अब आप इतने से समझिए कि मेरी अंतुआनेत जो थी, इनका एक मैंने बच्चा था 3 से 6 महीना का, उस बच्ची को या बच्चा को देखने के लिए लगभग 60 से 70 नौकर लोग था। अब सिर्फ था ही नहीं, वो जब रोए मैंने किसके गोदी में वो हंस रहे हैं, उनको सोना वोना दे दिया जाता था। मतलब कर्जा तो इधर अलग चल रहा है और उधर मतलब, तो यही सब देखते हुए अब आइए अब देखिए, पहले देख लीजिए हमारे साथ बताए हैं हम जो जो, पहले एक बार देखिए। देखिए यही विद्रोह था, यानी बिना प्लान का हो, बिना प्लान का हिंसा उपद्रव। ध्यान दीजिएगा, ये स्वतंत्रता संग्राम क्या है, इसमें प्लान हो और धीरे धीरे चले, कुछ बदलाव हो। अब देखते जाइएगा एकदम, क्रांति क्या है, ये प्लान तो होगा ही, प्लान तो होगा, लेकिन ये तीव्र परिवर्तन, ये तीव्र परिवर्तन चाहते हैं, ठीक। कारण तो राजतंत्र आप लोग समझिएगा, राजा का बेटा, संवैधानिक राजतंत्र यानी राजा का ही बेटा होगा, लेकिन कुछ संस्थाएं होंगी जो अंकुश लगाएंगी। ध्यान दीजिएगा यहां तक, ठीक है। अब गणतंत्र क्या है, जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे। देखिए बता दिए हैं, बस खाली रिकॉल करिए, ये क्या होंगे, जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे।
देखिए 1700, एक चीज समझिए, 1789 से पहले ये प्राचीन राजतंत्र था वहां। इसी में आपको समाज प्लस संस्था थी, ध्यान रखिएगा, समाज प्लस संस्था। अब देखिए जब इतना बात आप लोग समझ रहे हैं, देखिए प्राचीन राजतंत्र, स्टेट में हम बताएं कि वहां पर स्टेट कौन था, तब विशेषाधिकार वर्ग था। और ये विशेषाधिकार वर्ग में कौन थे? तो कुलीन भी थे, ये पादरी भी थे, और कुलीन भी थे। यही कुलीन सामंत होंगे। ये कौन है? तो जो चर्च से संबंध रख रहे हैं, चर्च से जो संबंधित होंगे वही आपको ये पादरी कहलाएंगे। और एक था सर्वसाधारण वर्ग। एक होंगे सर्वसाधारण, इसमें कौन कौन होंगे? तो ये दोनों के अलावा जितना होंगे वो सर्वसाधारण होंगे। जैसे किसान हो जाएंगे, जैसे किसान हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, और शिक्षक हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, हो मतलब ये सब इधर। तो टैक्स विशेषाधिकार वर्ग का मतलब था कि ये लोग टैक्स नहीं देते थे सरकार को, जो खजाना पर भार पड़ेगी वो ई लोग वहन करेंगे। खजाना का जो भार रहेगा वो ई लोग वहन करेंगे, ना कि ये वहन करेंगे। उल्टा आगे पढ़ेंगे कि पादरी को भी यहाँ पर टैक्स लगाने के, एक टाइल नामक जो टैक्स था, ये पादरी डायरेक्ट लगाता था, राजा से इसको अनुमति था कि आप डायरेक्ट आवश्यकता पड़े तो खींच लीजिए, ठीक ना। तो ये आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब यही हम लोग देखें, यही लुई 14वां की हम बात कर रहे हैं। ये 1683 में आया, लगभग 72 वर्ष तक, हम अभी बताएं आपको कि 72 वर्ष तक ये राजा था। और ये क्या कहता था, यही देखिए, मैं ही राजे हूं, जो हम आपको बता दिए हैं, मैं ही राजे हूं और मेरी हर बात कानून है। और देखिए जब ये हो गया तो इंग्लैंड फ्रांस युद्ध आपको हुआ, सब बताए। अब लुई 15वां के समय ये 2 अरब लिब्रे का कर्ज, ये लुई 16वां, अब ध्यान रखिएगा, लुई 16वां लगभग 20 वर्ष में ही राजा बन गया, समझ गए। ये 20 वर्ष में ही राजा बन गया। एक क्वेश्चन आता है कि लुई 16वां कितने वर्ष में राजा बना, सन डायरेक्ट पूछ देता है। ये वर्साई में इसका जन्म, जो हम अभी बता चुके हैं, और विवाह इसका मेरी अंतुआनेत से हुआ। और इस समय कौन लड़ाई था? तो यही सप्तवर्षीय युद्ध से ये फ्रांस 10 अरब लिब्रे कर्ज में चला गया। देखिए लिखा हुआ है यहाँ, 10 अरब लिब्रे के कर्ज में ये चला गया। और इसके बाद देखिए कुछ लोग आए, अब दार्शनिक कुछ किताबें देखिए, अब कुछ लोग आए, देखिए एक व्यक्ति आए, कौन? तो इस व्यक्ति के बारे में देखना है, रूसो। कुछ लोग तो कहता है कि एक व्यक्ति नहीं रहता तो फ्रांस का क्रांति नहीं होता। अगर रूसो नहीं रहता तो कुछ लोग यहां तक कहता है कि फ्रांस का क्रांति नहीं हुआ। देखिए कुछ उस समय दार्शनिक आए, जैसे रूसो हो गया और मॉन्टेस्क्यू हो गया, मॉन्टेस्क्यू, यही मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। कई लोग, अब दिमाग में परिवर्तन, अब पढ़ा लिखा वर्ग होने लगा धीरे धीरे। देखिए क्रांति अचानक थोड़ी होती है, अब लोग कहाँ 1600 से चल रहे हैं, अभी 1789 में क्रांति होगी। तो धीरे धीरे जब लोग पढ़ने लगा तो ये लोग दार्शनिक यानी किताब से लोग चार्ज कर रहा है। यही रूसो एक कॉमनवेल्थ का भी सिद्धांत दिया। कॉमनवेल्थ सिद्धांत,
रूसो कहता था कि मानव माने मनुष्य जिंदा माने जीवित स्वतंत्र रहता है, लेकिन जिंदा होने के बाद कई जंजीर से जकड़ जाता है। क्या कहता था कि मानव माने मनुष्य माने जन्म स्वतंत्र लेता है, माने स्वतंत्र रहता है, लेकिन जन्म होने के बाद एक कई जंजीरों से जकड़ जाता है, कई जंजीरों से बंध जाता है। ऐसा कौन कहता था? रूसो। कुछ लोग कहा कि जी रूसो नहीं रहता ना तो ये क्रांतीय नहीं होता, ये मध्यम वर्ग है। उस समय जो कुलीन के बाद जो सर्वसाधारण को कह सकते हैं मध्यम वर्ग, यानी मध्य वर्गीय क्रांति भी कह सकते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति को। आगे हम बताएंगे, जब आप पढ़ लीजिएगा पूरा ना तो आप लोग खुद कहिएगा कि हाँ कह सकते हैं। तो इस शक्ति पृथक का अब इसके बाद मोंटेस्क्यू के बाद आया एक जॉन लॉक। इन सभी लोगों ने अपने अपने दार्शनिक किताबों से लोगों को चार्ज करना शुरू कर दिया दिमाग में। तो अब देखिए धीरे धीरे जब ये सब चीजें चल रही है तो राजा बोला लुई 16वां के समय कि देखिए एक तो 10 अरब लिब्रे का कर्ज भी है जो हम लोग देख रहे हैं, 10 अरब। अब बोला राजा कि देखिए एक मीटिंग बुलाइए। तो जैसे हमारे यहाँ संस्था होती है वैसे वहां भी संस्था होती थी। कौन संस्था? तो एक संस्था वहां होती थी पार्मा, एक होता था स्टेट जनरल। पार्मा और स्टेट जनरल, तो इसमें राजा जो मीटिंग करता था वो पादरी कुलीन के साथ करता था। इसमें राजा पार्मा में जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना वैसे ही पार्मा है और स्टेट जनरल है। तो राजा जो है वो मीटिंग करता था तो पार्मा में किसके साथ करता था? तो कुलीन और पादरी के साथ। लेकिन स्टेट जनरल में एक पादरी भी होते थे और कुलीन भी होते थे और सर्वसाधारण वर्ग भी होते थे। अब देखिए क्रांति कैसे होगी, उतना देर तो बेस चढ़ा रहे थे हम। अब हुआ कि जो ये मीटिंग है ये तो राजा बीच बीच में करते थे कि कैसे करना है, लेकिन ये जो बैठक है स्टेट जनरल का लगभग 170 से 72 वर्ष तक ये बैठक नहीं हुआ था, उसके बाद हो रहा था। समझ गए? अब हो क्यों रहा था? यही 10 अरब कर्जवा जो है लिब्रे का। अब ये जो मीटिंग हुई तो मीटिंग में ये तीनों वर्ग खुश है। क्या क्यों खुश है तीनों? तो खुश इसीलिए तीनों है कि ये सोच रहा है कि 172 साल के बाद राजा हम लोग को मीटिंग में बुला रहे हैं, यानी स्टेट जनरल का मीटिंग हो रहा है। तो देखिए हुआ क्या कि उसमें संख्या जो था ये पादरी, ध्यान दीजिएगा, कुलीन और सर्वसाधारण, जब ये तीनों लोग की बैठक हुई तो ये तीनों लोगों की संख्या, इनकी संख्या भी 300, इनकी संख्या भी 300 और इनकी संख्या 600, इतने लोगों को शामिल होना था। ठेठ में एकदम समझते जाइएगा, शामिल थे। ये शामिल जरूर 600 थे, लेकिन कई लोगों का लगभग कई लाख का ये चिट्ठी लेके एकदम थे कि एकदम राजा को दिखाएंगे और इन लोगों को भी हम टैक्स में खींचेंगे। ये कह रहा है, ये लोग सोच रहा है कि जी कर्ज है टैक्सवा इन पर बढ़वाएंगे, ये भी सोच रहा है कि इन पर बढ़वाएंगे। देखिएगा क्रांति यहीं से उठी है। ये सोच रहा है कि हम लगाएंगे इन पर टैक्स, ये भी सोच रहा है कि कुछ टैक्स इधर बढ़वाएंगे। इस खुश है सर्वसाधारण कि इतना साल के बाद राजा बुला रहे हैं तो ये दोनों पर भी हम टैक्स लगवाइए के मानेंगे। अब ये सब चीजें चल रही है तो यहाँ पर राजा बोले कि यहाँ बहुमत से काम होती है, बहुमत। लेकिन यहाँ गलतियां कहाँ, देखिए दिक्कत कहाँ था कि ये 300 और 300 और 600 अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर वोटिंग करता तो ये सर्वसाधारण जीत जाता।
तीन तीन छह, एक दो तो इधरों का सपोर्ट करने वाला तो बैठले ना होगा मतलब। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि नहीं, यहां से एक वोट, यहां से एक वोट और यहां से एक वोट, समझ गए। जब यहां से एक एक वोट, तब बहुमत कैसे होगा, तो एक वोटी आ एक वोटी, तो ये दोनों तो तैयार है एक पर लगाने के लिए, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है इस पर लगाने के लिए, तो इसका बहुमत हो जाएगा, समझ गए। तो ये लोग विद्रोह किया कि नहीं ऐसे नहीं होगा। ये लोग जो फ्रांस का जो टेनिस कोर्ट है, आज भी आप लोग देखते होंगे, इस टेनिस कोर्ट में ये लोग जमा हो गया। और जब जमा हो गया तो ये लोग बोला कि नहीं, ये टेनिस कोर्टे हमारा स्टेट जनरल है, टेनिस कोर्टे हमारा स्टेट जनरल है, और टेनिस कोर्ट जब स्टेट जनरल है, हम लोग का मीटिंग यही चलेगा। इसलिए कि अब तो पढ़ा लिखा, अब इसमें हुआ क्या कि कुछ लोग यहाँ से भी मध्यम वर्गीय से भी एक दो निकल गया है, समझ गए। तो अब जितना आदमी सुना कि हमारे आदमी को निकाल दिया गया है स्टेट जनरल से, तो समझिए कि टोटल आदमी ये टेनिस कोर्ट पर पहुंचल है। और इस टेनिस कोर्ट से ही ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होगी। अभी हम कारण बता रहे थे, सामाजिक कारण बता दिए, और कुछ धार्मिक कारण, यही रूसो उसो ये सब चार्ज किया एकदम दार्शनिक कारण से। उसके बाद कुछ सामाजिक कारण बता दिए कि कैसे विशेषाधिकार वर्ग प्राप्त था। जो विशेषाधिकार वर्ग प्राप्त था उसमें कुलीन थे, उसमें पादरी थे, और इन लोगों को टैक्स नहीं देना रहता था, टैक्स देते थे सर्वसाधारण वर्ग। कौन देते थे, सर्वसाधारण वर्ग। जब सर्वसाधारण वर्ग देते थे तो लुई 14वां आया, जो मैं ही राजा हूं और मेरी हर बात कानून है कहता था। लुई 15वां भी आया, उसी समय सप्तवर्षीय युद्ध भी लड़ा गया, जिसमें इंग्लैंड जीत गया। किसके लिए, अमेरिका पर अपना अधिकार बढ़ाने के लिए। वहां के बाद फिर लुई 16वां आया, तो लुई 16वां के आने के बाद, लुई 16वां का जन्म वर्साय में हुआ। लुई 16वां की पत्नी थी मेरी अंतुआनेत, मेरी अंतुआनेत। और ये बहुत मतलब उस समय जब ये वो देखा कि उस समय सप्तवर्षीय युद्ध में हमारे बाबा हार गए हैं, तो उस समय ये बोला कि नहीं, फिर से एक युद्ध होना चाहिए। तो ये पुनः अमेरिका के लोगों को कहा कि आप लोग स्वतंत्रता की घोषणा, माने स्वतंत्रता क्यों नहीं चाहते हैं। तो उस समय जब स्वतंत्रता चाहते हैं तो आप लोग कहिए था जी। वहाँ का लोग बोला कि जी सेना, इसलिए कि तो बहुत माने मजबूत है तो हम देंगे। तो लफायते के नेतृत्व में फ्रांस से सेना आया, और यहाँ इंग्लैंड से नेतृत्व करता था कार्नवालिस के नेतृत्व में सेना पहुंचा। दोनों लड़ा, और जिसमें फ्रांस की इस बार जीत हुई, लेकिन जीत तो हुई लेकिन कर्ज 10 अरब लिब्रे का हो गया। जब 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया तो उसके बाद ये ऐसा कि जो 170 लगभग 170-72 साल से जो बैठक होती नहीं थी स्टेट जनरल की, जहां सर्वसाधारण कुलीन पादरी के साथ बैठ के राजा मीटिंग करता था, और एक बैठक करता था पार्लिमा में, जो बीच बीच में राजा हमेशा करते रहता था। किसके साथ, पादरी और कुलीन के साथ। तो ये बैठक नहीं हुआ कर था कभी 170 से 72 साल तक। तो लोगों, सर्वसाधारण बहुत खुश है कि इस बार तो ये लोग को टैक्स लगवाइए देंगे। किस पर, तब पादरी पर और कुलीन पर। और पादरी और कुलीन यानी उन लोग वाले ये खुश हैं कि टैक्स कुछ बढ़वा देंगे। तो 300 लोग सम्मिलित थे, और सर्वसाधारण से ज्यादा वर्ग है तो यहाँ से 600 लोग वहां शामिल हुए। लेकिन वोटिंग प्रत्येक व्यक्ति पर न कह के वहां स्टेट वाइज हो गया कि स्टेट वाइज वोटिंग होगी। प्रथम स्टेट से एक वोटिंग होगी, द्वितीय से एक वोटिंग हो गई, और तृतीय से एक वोटिंग हो गई। तो जब ऐसे वोटिंग होगी तो ऐसे तो 600 लोग हैं, तो यही, अरे कुलीन भी चाहता है कि सर्वसाधारण पर टैक्स बढ़े, और पादरी भी चाहता है कि सर्वसाधारण पर टैक्स बढ़े। अगर इधर ये अकेले है, ये है तृतीय स्टेट, तो उसके बाद जब तृतीय स्टेट अकेले है तो लोग बोला कि नहीं, तो सर्वसाधारण के लोग विद्रोह किए, इसलिए कि जानते थे कि अगर एक एक लोग अगर वोटिंग करेगा
तो ये प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर स्टेट वाइज वोटिंग हुआ तब तो, इसलिए कि मध्य स्टेट, सेकेंड स्टेट, इस सब में भी एक दो है जो सर्वसाधारण को सपोर्ट करते थे, तो यानी ये जीत जाएंगे लोग और ये साबित बहुमत। तो वहाँ के लोग जो सर्वसाधारण के लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, वो लोग इसका मैंने बोले कि नहीं, ये हम लोग नहीं मानते हैं, विद्रोह किए कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा वोटिंग, और सब लोग वहाँ से निकल गए। अब निकल गए तो बाहर में ही एक टेनिस कोर्ट है, जो आज भी आप लोग देखिएगा तो टेनिस कोर्ट वहाँ है। तो इस टेनिस कोर्ट में ही पहुँचे और बोले कि जी यही हम लोग का स्टेट है, यही हम लोग का स्टेट जनरल है, यानी यही स्टेट जनरल हम लोग का बैठक होगा। अब जितना लोग सर्वसाधारण वर्ग के थे, जितना लोगों को पता चला कि ये वहां से हमारे लोगों को निकाल दिया गया, हमारे लोग अपमानित हुए हैं, टोटल लोग सब काम छोड़ के वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंच गया तो वहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होगी, और ये अभी तक कारण था, और जब शुरुआत होगी तो यही शुरुआत करके, शुरुआत के बाद क्रांति हुई, और क्रांति के बाद फ्रांस की क्या स्थिति बनी, किस तरीके से, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख के इस क्रांति को खत्म करेंगे। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक।